सेगमेंट में अब आगाज़ करते हैं और इस सेगमेंट में हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि उन शेयरों पे बातचीत करें जो कि आज के ट्रेंड में हैं। इस गिरते हुए बाजार में भी कौन से शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं गूगल में, गूगल के अलावा जहाँ पर खबरें हैं, अब कुछ एक कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, उसके चलते वहाँ पर काफ़ी तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तेजी का या गिरावट का हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे चैट बॉक्स में भर भर के जो सवाल आते हैं उसमें से भी सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे होंगे वहाँ पर, उन पे भी हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो एक एक करके शुरुआत करना चाहेंगे और आज का आगाज़ जो है सवालों का वो करना चाहेंगे। एक सेकंड, प्रदीप सर आप बताइए ज़रा, और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए BHEL के अंदर जिस तरीके का प्रेशर बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? कहीं पर कोई मतलब बॉटम फिशिंग करने की कोशिश या निचले स्तरों पर एवरेज करने की कोशिश होनी चाहिए, या अभी आपको यहाँ पे फ्री फॉल दिखाई दे रहा है? 263-64 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल BHEL। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, अभी भी नीचे आने का हाई पोटेंशियल कैंडिडेट है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा आ सकता है, तो इस हिसाब से तो अभी एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। कभी भी अगर 235 to 30 के आसपास मिलता है तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अच्छा, मतलब और जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो क्या करें? लॉस बुक करें या उसके बाद 230 पे एंटर करें, या अभी शांति से बैठे रहें? देखिए मुझे लगता है कि 264 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। अगर आपने अभी तक बेचा नहीं है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और अगर नीचे आता है तो उस केस में और आपको बाय ऑन डीप करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मैं कुछ चेंजेस नहीं देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत मोटा क्वांटिटी बाय करते हैं, तो उनके लिए 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 258। देखिए 258 260 इस रेंज पे ना एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगेन आपको 225 to 30 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप ट्रेडर हो, खुद को ट्रेडर मानते हो आप, तो ट्रेडिंग कर रहे हो 2-3 दिन के स्विंग व्यू से, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए। बाकी एज ए इन्वेस्टर्स नीचे खरीदना चाहिए, क्योंकि चार्ट अभी भी वीकनेस है। अभी चार्ट में अभी भी कमज़ोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है सर, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं आगे और अंबाला जी के पास। अंबाला मैम ज़रा देखिए, IFCI छोटा शेयर है, आज थोड़ी सी ऊंची छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5% की तेज़ी, 52 रुपये 12 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या IFCI जैसे शेयरों में करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, चाहे स्विंग ट्रेड के लिए या वैसे भी? ठीक ठाक करेक्शन के बाद अब रिकवरी आ रही है। 48-50 का लेवल पहले नीचे गया और उसके बाद से अब धीरे धीरे करके फिर से 52 के ऊपर का लेवल क्रॉस कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ये भी एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी ही है, और इसको अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कॉशियस या लिमिटेड एक्सपोजर के साथ ही कर सकते हैं। आज चांसेस बन रहे हैं कि इसका जो अपर सर्किट है इंट्राडे का, आज 58.81 का है, लाइकली है कि अपने अपर सर्किट को हिट करे। बट हाउ टू ट्रेड दिस? स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए 49 रुपीज का। फिर मुझे ये मत कहिएगा कि आपने लॉस करा दिया वगैरह। एक पॉसिबिलिटीज है कि अपर सर्किट हिट कर सकता है, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस है 49.50 का स्टॉप लॉस मान लगाकर 52 रुपए के पास से इसमें खरीदारी कर सकता है। इंट्राडे ट्रेड है। अगर ये 58 निकल जाता है तो फिर इसके बाद आप चाहें तो बुक करें या ट्रेड करें, इट्स योर कॉल। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर बिल्कुल देखना चाहिए। एंड बाय आई एम सेइंग दिस, कोल इंडिया पर नजर रखिए। कोल इंडिया का मोमेंटम अदरवाइज मिस हो जाएगा। अभी ये 4 to 7 पर था, अभी मेरे ख्याल से 430 चला भी गया है। तो करंट इससे लेवल पे बाय कर बेहतर, ले मैम कोल इंडिया? हाँ, 440 से 455 के टारगेट है। इससे बेहतर अगर दोनों को मैं बोलूं कि IFCI देखे या फिर कोल इंडिया, तो कोल इंडिया की तरफ मेरा ज्यादा रुझान रहेगा। ठीक है, दोनों के मुझे लेवल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा भटक सा गया था, मैं लेवल सुन नहीं पाया। तो कोल इंडिया में अभी करंट लेवल पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे टारगेट क्या रखे मैम? 440 455 ये स्विंग ट्रेड के टारगेट है, 2-4 दिन का ही व्यू है। स्टॉप लॉस है 440 405 का। 455, ठीक है मैम। ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 3.25% की तेजी अब आती हुई दिखाई दे रही है। 440 455 दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना होगा मैम यहाँ पर?
405 थोड़ा सा बड़ा 405 है क्योंकि चल ठीक। चुका है अभी। चलिए 405 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 440 पहला टारगेट, 455 दूसरा टारगेट। और ये आपको बता दें कि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये 2-4 दिन आपको रखने होंगे, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए, बाजार में जिस तरह की वोलेटिलिटी है, अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं 405 रुपए का, तो फिर आप इस स्विंग ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। 440 पहला टारगेट, करीब 10 रुपए ऊपर के पहले टारगेट निकल करके आते हुए, दूसरा टारगेट 455 455 रुपए के लक्ष्य के लिए दूसरा टारगेट निकल के आता हुआ। अच्छा मोमेंटम है, गिरते बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक हो गया कोल इंडिया। दूसरा IFCI पे भी आप कह रहे हैं कि करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। IFCI में क्या स्विंग ट्रेड में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे मैम? 58 का पहला टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है वो 49.50 का है। 58 इज फर्स्ट टारगेट जो कि आज कल 2-4 दिन में होना चाहिए, एंड देन 60, बस इतना ही इसमें व्यू है। अच्छा। इसके बाद जो भी है छोड़ देना उसको। ठीक। और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताया आपने? 49.50 49.50। हाँ 49.50 49.50 के का स्टॉप लॉस लगाएं। ये भी इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ करीब करीब 6% की तेज़ी यहाँ पर, और अच्छी तेज़ी की मैम ये। लेकिन ये स्विंग ट्रेड तो ये कितने दिन के लिए टारगेट है ये? हफ्ता भर मैक्स। एक हफ्ता? जी। अच्छा, तो परसेंटेज के लिहाज से तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपसाइड दिखाई दे रहा है, मतलब अगर आपकी बातों पर जाए तो। स्टॉप लॉस भी बड़ा है। हाँ ये भी बात सही है। 6 रुपये ऊपर के टारगेट, 3 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। एक हफ्ते के नज़रिए के लिहाज से 52 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ, 49.50 का एक स्टॉप लॉस, 58 का टारगेट। चलिए, तो ये कोल इंडिया और IFCI इन दोनों पे रखेंगे हम यहाँ पर नज़र, और दोनों पे ही देखते हैं क्या रुझान देखने को मिलता है। रिकवरी आती है बाजार में तो हो सकता है यहाँ पर भी फ़ायदा मिले, और वैसे भी जो है स्विंग ट्रेड के लिए ये लेवल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं मैम को। प्रदीप सर, ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है इसके लिए, और वो आपसे ही पूछना चाहते हैं। 100 रुपये की धनराशि भेजी है। सुंदरप्रीत सैनी जी हैं, और कह रहे हैं क्या कैमलिन फाइन साइंस में करंट लेवल पे खरीदारी कोई बच सकती है क्या? क्वेश्चन टू प्रदीप सर। तो ये ज़रा बताइए, क्या ये खरीद सकते हैं कैमलिन फाइन साइंस को लेकर के? इनका प्रश्न यहाँ पर निकल करके आया है। अभी कैमलिन का शेयर जो है वो एक सेकेंड, यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 153। जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट खराब है और लगातार हमने देखा कि डेली वीकली मंथली तीनों सपोर्ट ही यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे बेस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 168 170 इसके ऊपर जब तक सस्टेन ऊपर नहीं आएगा ना, तो स्टॉक अगला जो नेक्स्ट मोमेंटम है 225 to 30 तक पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम लग रहा है। तो इसीलिए फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अगर कभी भी 168 170 को ब्रेक करता है, उस टाइम पे आप एक बार रिव्यू कीजिए। और बहुत सारे स्टॉक है, पर्टिकुलर ये स्टॉक को आपने क्यों चूज किया आई डोंट नो, बट आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चलिए, ज़रा लेकर के आते हैं हमारा आज का जो है, मतलब बहुत उम्मीदें हैं। इरिडा लेकर के आइए। इरिडा से पहले जरा हम अपनी टी स्प्लिट दिखा देते हैं। ये जो तमाम छोटे शेयर आ रहे हैं ना, चाहे जैसे IFCI हो गया, इरिडा हो गया, ये तमाम वो शेयर हैं जो कि हमारे इस छोटे शेयर ऊंची छलांग के लगातार हिस्सा रहे हैं। तो अगर इस वीकेंड पे आपने हमारा ये खास सेगमेंट नहीं देखा सैटरडे को, तो बिल्कुल देखिएगा जब भी आपको समय मिले। वोडाफोन, ओला इलेक्ट्रिक, ग्रो, SJVN, मतलब 200 रुपये से सस्ते वाले करीब करीब 35-40 शेयरों पे बातचीट हम लोग 30-35 शेयरों पे करते ही करते हैं। तो जा करके देखिए, उसमें इरिडा भी शामिल है, उसमें SCI भी शामिल है, उसमें सेल, टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो जा करके देख करके अपनी प्रतिक्रियाएँ अवश्य बताएं कि कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम। छोटे शेयर कब लगाएंगे ऊंची छलांग, छोटे शेयर टूटे और कब लगाएंगे ऊंची छलांग, इस थंब के साथ आपको ये हमारा सेगमेंट मिल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर था इरिडा को लेकर के। मैम, इरिडा पे मैं दोनों विशेषज्ञों की टिप्पणी इसलिए चाहूँगा कि नतीजे अच्छे रहे हैं कंपनी के, और ये सेक्टर बहुत लंबे समय से नहीं चल रहा है। काफ़ी उम्मीदें हैं इस मतलब Q3 सेशन से कि हो सकता है शायद यहाँ के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई। नेट प्रॉफिट 38% लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये 585 करोड़ के आसपास रहा है। अगर हम NII की बात करें तो इसमें 35% का इजाफा
देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कंपनी के जो एनपीएस हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो नतीजे हैं वो उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हालात जो है अच्छे नहीं है बाज़ार के, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 140 141 के आसपास? हालांकि ये लेवल पहले भी दिखा चुका है, तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है? क्या सवाल ये है। यस, वेरी लाइकली। और एनर्जी सेक्टर को देख के देखिए 3-4 हफ्ते हो चुके हैं जब बार बार मैं एनर्जी पर फोकस कर रही हूँ कि एनर्जी इज समथिंग जिस पर हम अच्छा खासा फोकस अभी रख सकते हैं। उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें भी वो वाले स्टॉक्स जो कि स्टॉक की एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बैलेंस शीट अलग परफॉर्म कर सकती है किसी कंपनी की, लेकिन जो कंपनीज एनबीएफसीज के तौर पर, फाइनेंसर के तौर पर, जैसे कि आपका इरेडा हो गया या फिर इस तरह की जो और कंपनीज जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेंड करती है, उन कंपनीज पर हम अपना फोकस रख सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनीज, वेल दैट्स इन माय पोर्टफोलियो, लेकिन आई टेक अ डिसीजन। बट फिर भी इरेडा जैसी कंपनीज जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस्ड है, उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, उन पर हमारा भी फोकस रहना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है। एंड हम चाहते हैं, बीइंग एन इकोनॉमी, बीइंग एन कंपनी, बीइंग एन कंट्री, हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। तो इस दिशा में जो भी कंपनीज काम कर रही है उनके ऊपर अच्छा फोकस रहने वाला है। एंड दो ऐसे सेक्टर्स हैं, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहती हूँ जिन पर हम लोग फोकस रह सकते हैं। वन इज माइनिंग एंड वन इज एनर्जी। अगर हम ये कुछ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में कहाँ दिख सकता है, सो माइनिंग कुड बी वन एंड एनर्जी कुड बी सेकेंड वन। वेल, इरेडा पर अगर हम ध्यान दें तो 140 के आसपास के भाव पर है। यहां से आप जो एंट्री बना रहे हैं, पहली बात तो एक्सपोजर कम रखिएगा क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, बट जो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड टारगेट है परसेंटेज वाइज वो काफी अच्छी बन सकती है। तो आपको कम एक्सपोजर पर भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही लो रिस्क पर अभी अवेलेबल है। सो 140 के आसपास जो खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए 152 रुपए का मेरी नजर में एक पहला टारगेट है जो स्विंग के थ्रू आपको 1 से 1.5 महीने में मिलना चाहिए मोस्ट लाइकली। एंड दूसरा टारगेट आप यहाँ पर 170 का लेकर के चल सकते हैं। तो दोनों टारगेट के बीच में अच्छा खासा फासला है, उसको समझते हुए आप चाहें तो पोजिशनिंग कर सकते हैं। वेल, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 125 रुपए का नॉन नेगोशिएबल स्टॉप लॉस, अगर हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है जो भी नैरेटिव मार्केट में है वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो 125 रुपए का स्टॉप लॉस, 152 रुपए का पहला टारगेट लगभग, और 170 रुपए का सेकंड टारगेट के लिए हम इसमें एक पोजीशन बॉटम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात इरेडा को लेकर के अम्बाला जी की राय यहाँ पर निकल कर के आई। स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखें। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या होगा इरेडा को लेकर के? देखिए सर, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली फॉर द लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया स्टोरी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन अगर हम देखेंगे लगातार नीचे ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिस दिन स्टॉक 170 180 को क्रॉस करेगा उस टाइम पे मैं थोड़ा महंगा खरीदूंगा, लेकिन नीचे नहीं खरीदूंगा। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि स्टॉक 300 के आसपास का टॉप बना के आधा हो चुका है। तो क्या पता नेक्स्ट 6 महीना भी नहीं चले। ऑलरेडी हमने देखा जुलाई 24 से हो चुका है, 1 साल से भी ज्यादा टाइम, 1.5 साल हो रहा है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आज अभी भी 3-6 महीना नहीं चलेगा। तो इसीलिए कोई हड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पे फ्रेश बाय करने में। 175 180 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। और अगर एग्जिस्टिंग किसी के पास ऑलरेडी है पोजीशन तो आप बने रही हुई थे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 120, क्योंकि 120 के आसपास हमने देखा कि इससे पहले भी 11 मार्च 2024 के आसपास एक डीप लगा था, एक स्ट्रिक्टली सपोर्ट है। तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और नीचे खरीदने का यहाँ पे कोशिश मत कीजिए क्योंकि इसका पैटर्न ओवरऑल खराब है। और ऐसे स्टॉक्स अगर और 6 महीना खींच गया तो हो सकता है कि आपको 110 115 भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक बार 180 है ना, वो भी अगर जाता है तो देन आपको खरीदना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर दो अलग अलग राय निकल करके आई है। अम्बाला जी कह रहे हैं खरीद सकते हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं अभी थोड़ा महंगा हम खरीदेंगे। लेकिन इन सबके बीच में इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। लेकिन जरा IFCI एक बार जरा दिखा दीजिए। IFCI जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अब 7.5% ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बातचीत की थी तो 6-6.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब 52 रुपये 73 पैसे के आसपास का हाई अभी लगा है। 78 पैसे, 52 रुपये 78 पैसे का 52 के आसपास का था। अब 52.50 के आसपास, 56 के आसपास ट्रेड करता हुआ 58 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1% के आसपास की रैली
आई है जहां से हम लोगों ने बातचीत की थी। तो आईएफसीआई में मोमेंटम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़रें हमारी यहां पर बनी हुई हैं, स्टॉप लॉस टारगेट पे निगाहें बना करके चलें आप लोग। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पर ही ध्यान रखें, खाली टारगेट पर नहीं। चलिए, तो इस पर हम जो है आगे भी अगर कोई मोमेंटम आएगा तो फिर बातचीत कर लेंगे, और अगर जो है कोई स्टॉप लॉस टारगेट में परिवर्तन होता है तब भी हम यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में जब भी कोई सेक्टर या शेयर के अंदर रिजल्ट्स या कोई ऐसी गतिविधि होती है मैम, तो हम देखते हैं कि उसके जो पीयर कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी हलचल होती है। चूँकि ये एक तरीके से पावर सेक्टर का बैंक है इरिडा, जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो वितरण कंपनियां हैं उनका भी थोड़ा सा फाइनेंस और तमाम चीज़ों को लेकर रहता है। आरईसी पीएफसी में एक मोमेंटम आ रहा है इरिडा के रिजल्ट्स के बाद। आप जो है पीएफसी देख, आप आरईसी या पीएफसी में से एक देख लीजिए, और दूसरी कंपनी प्रदीप सर देख लें क्या व्यू रहेगा। तो आरईसी अभी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया, तो आरईसी पे मैम आप राय दे दीजिए। अभी क्या करना चाहिए? 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, वहीं पीएफसी में लेकिन ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.25% की तेज़ी। वो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी आप देख लीजिए, तो इस पर क्या व्यू रहेगा? पहले अंबाला जी आप। थैंक यू। देखिए, आरईसी अभी चल रहा है 367 के पास में। मेरी सलाह सिंपल सा बहुत क्लियर ये है कि अगर आप आज इसको खरीद रहे हैं विद दिस व्यू कि जो एनर्जी को लेकर के जो एनालिसिस हमने शेयर की है उस पर आप आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सिमिलर बन रहा है, तो आप आरईसी में जो भी आपने इसके लिए डिसाइड किया पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 50% एक्सपोजर इन माय ओपिनियन, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने खुद के रिस्क एपेटाइट को समझते हुए कर सकते हैं, बट अप टू 50% इस समय 365-66 के आसपास 67 के आसपास डाल सकते हैं। बाकी जो है चांसेस बनेंगे, अब वो कब बनेंगे आई एम नॉट श्योर, 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 1 महीना, लेकिन एक बार चांसेस बनेंगे कि ये 325-50 के आसपास आपको मिलेगा। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो भी हमने इसके स्टॉक के लिए डिफाइन किया वो यहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं लगभग। तो इन सिंपल वर्ड 365 या 365 से लेकर के लगभग 330-25 की ये जो रेंज है, ये रेक लिमिटेड के लिए आरईसी के लिए ये एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, जिसके अगेंस्ट में अच्छे टारगेट्स जो मेरी नजर में मुझे दिखते हैं लगभग 425 का पहला, एंड उसके बाद हम लगभग 470 के 2 टारगेट्स के लिए इसको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लेस देन 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जरूर ट्राई कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, तो अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 300 पर नेट लगा करके चलेंगे। तो रेंज आप समझ लें कि अभी उसी रेंज में है जिसमें हम बाइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फुल एक्सपोज नहीं होना है इसमें। चलिए ठीक, ये बात है यहाँ पर। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पीएफसी को लेकर के? देखिए, अभी 366 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, एंड जब ये 381 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगे आपको, उसके बाद आपको पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। एंड उस केस में ऑलमोस्ट 417 425 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा उस केस में ऑलमोस्ट 354 के आसपास आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 380। ये बात पीएफसी को लेकर के निकल के आ रही है। तो अभी तो कुछ नहीं करना है ना सर? नहीं, अभी जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना है क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ये रहा यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली अपॉर्चुनिटी, अगली जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं, जो कि गूगल में ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर अगर हम नज़र डालें पावर से बाहर निकल करके, तो ज़रा नज़र डालेंगे। अच्छा, पावर से बाहर निकलने की बात करें तब तक वारी सामने दिख गया, वारी पे भी नज़र डालनी पड़ेगी क्योंकि आज जो है ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। 0.25% के आसपास की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर अंबाला जी? वारी एनर्जीज़ को लेकर के काफ़ी सवाल रहते हैं, वारी को लेकर के भी दर्शकों की तरफ से भी, लेकिन मतलब सेंटिमेंट तो थोड़े से ख़राब ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने में 14% करेक्ट हो चुका है, अभी क्या पेन ज़्यादा है यहाँ पर? वारी का मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2200-2100 के आसपास आ जाएगा, 2500 पर अभी चल रहा है, 2500 पर है, 2200 और 2100 के आसपास आएगा। जस्ट गिव सम 2-3 हफ्ते का समय और देने की कोशिश करिए। एंड ये क्यों है? देखिए, इसका जो मेजर जो बिजनेस है सोलार प्रोडक्ट के थ्रू ही आता है,
और सोलार प्रोडक्ट्स की अगर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो जो सप्लाई साइड है उसमें थोड़ा बहुत डिसरप्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी जियोपॉलिटिक्स क्या प्रोड्यूस करता है, जियो इकोनॉमिक्स को प्रोड्यूस करता है, और कंपनी उसी पॉलिसीज के ऊपर रिएक्ट करती है। तो अगर इसके लिए सिल्वर, कॉपर, मॉड्यूल्स सब महंगे हो जाएंगे, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड परसेंटेज है उसमें थोड़ा सा मार्जिन्स जो है, मार्जिन थोड़े से डिप लग सकते हैं। तो ये एक चीज है। हालांकि एनर्जी सेक्टर चलेगा, तो अच्छे स्टॉक्स को जो भी आपको पसंद है सही भाव पे उठाने की कोशिश करिए। सो टू बी स्पेसिफिक, वारी एनर्जी जो सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करके उसको बनाना पड़ता है, तो ड्यू टू दैट डिपेंडेंसी लिटिल बिट, उसकी वजह से प्राइस में थोड़ा बहुत और डिप आ सकता है। सो इन माई ओपिनियन 2200 से 2100 का जो भाव है वहां पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी 2500 पर अवॉइड करिए। मतलब ये 400 रुपये और करेक्ट होगा, उसके बाद सही आएगा भाव है। जी, और पॉसिबल है, मतलब वेट एंड वॉच करिए, वेरी मच पॉसिबल। धड़कनें बढ़ गई होंगी बहुत लोगों की मैम। आपने तो 400 रुपये, वैसे ही लोग एक महीने में 15-16% कमा चुके हैं, अब यहाँ से भी 400 रुपये और। उफ, बड़ी समस्या है बाज़ार के अंदर अभी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखते हैं, और वो है डीमार्ट। डीमार्ट पे ज़रा इस बीच कुछ एक अपडेट्स भी आई हुई हैं, उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं स्क्रीन पर एक बार। हम चाहेंगे कि अगर हो यहाँ पर कोई अपडेट, नहीं यहाँ, हाँ डीमार्ट के नतीजे आए हुए हैं। तो डीमार्ट के नतीजों पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट में करीब 17% की बढ़त देखने को मिली है, रेवेन्यू 13% बढ़ा है, दोनों में ही डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 20% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वही मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड में रहे हैं, 7.7 से बढ़ करके वो 8% के आसपास आते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 1% के आसपास की तेज़ी है डीमार्ट के शेयर में, 3839 का लेवल। वेन्यू सुपरमार्ट, क्या व्यू रहेगा सर? रिजल्ट्स ठीक हैं, और इन रिजल्ट्स के बाद क्या तस्वीर आप चार्ट पे कुछ बदलती देख रहे हैं, या फिर कोई खास परिवर्तन नहीं? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए, एंड फ्रेश बाई भी इस जोन से करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने रिसेंटली एक डीप लगाया था 3625 के आसपास, अभी 3840 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से करेंट जोन से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन होना था हो चुका है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे देखिए, फिर से आपको 4450, 4500 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। मिनिमम 2 क्वार्टर आपको होल्ड रखना चाहिए। मार्केट कैप भी 2,53,000 का आसपास है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया, और सालों साल लास्ट अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, लास्ट 7-8 साल से बढ़िया मुनाफा भी दिया है। सो अभी रिसेंटली डबल टॉप फॉर्मेशन किया था, नीचे आ गया, नीचे से बाइंग देखने को मिल रहा है। फ्रेश बाइंग कैंडिडेट है। इस केस में स्टॉप लॉस आपको अगेन 3600 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। टारगेट आपको 4500 प्लस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात जो है एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर के, डीमार्ट जिसे हम कहते हैं, उसके पे जो है निकल करके आई है। बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं बीच बीच में। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, लाइफ स्टूडियो जी हैं, कह रही हैं कि विपुल प्रभु, मैम ऐसे मत बोलिए, कह रही हैं कि इंडियन मार्केट अपने दम पर क्यों नहीं चलता है, एक विदेशी खबर आते ही ऐसे गिर जाता है जैसे कि हमारे नोट में गांधी ही नहीं है। अरे मतलब तो कह रहे हैं कि, बाकी इन्होंने सवाल भी अपना पूछा है मैम, वो एक बजे डिस्कस कर लेंगे IRB इंफ्रा वगैरह पे। लेकिन ये है कि देखिए, हाँ मैं इसका जवाब दूं थोड़ा सा, हाँ, ऐसे ही? चलिए कर दीजिए मैम फटाफट जी। ओके, तो मनरेगा में से जैसे गांधी को हटाया गया है, वैसे ही नोट पर गांधी है, कब तक है किसी को नहीं पता, तो शायद लोग इसीलिए जा रहे हैं। रहने देती हैं, इससे अच्छा उत्तर जो है तो पॉलिटिकल टिप्पणी से हम लोग थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन ये है कि मैम देखिए, दम तो है, और दम नहीं होता तो देखिए 2008 या उसकी तमाम क्राइसिस हम लोगों ने देखी। अगर उस समय जिस तरीके से FIs की जो बिकवाली थी, उसके बाद हम कहाँ से कहाँ गिर गए। अगर देखा जाए अभी तो नेट हम कहाँ पर हैं, बहुत कोई ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जितना जिस तरीके से विदेशियों ने पैसे निकाले हैं, और पूरा 2025 में पैसे निकालते ही रहे, और 2026 में भी जो शुरुआत हुई है नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं। उसके बावजूद हम अपने हाई से कितने नीचे आ गए। तो अगर देखा जाए तो बहुत बुरी तरह टूटे नहीं हैं। तो वो गांधी की ताकत है, और जो हमारे आपकी जो SIPs हैं उसकी ताकत है। तो ठीक है, हाँ, नई तेज़ी के लिए ट्रिगर चाहिए बाज़ार को, और पैसे चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे वहाँ से पैसे आने शुरू होंगे शायद हम
नए उच्चतम स्तर बनाते हुए दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ये टिप्पणी जो है अगले शेयर ढूंढते हैं जो कि आज जो है ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शेयर सर जरा IEX देखिए, हालांकि लगातार जो है ये प्रेशर में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और ये अच्छी खासी पिटाई के बाद दोबारा बाउंस बैक कर। अच्छा, आपकी कॉल भी थी, वो उस समय तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, अभी क्या करें? 3.5% ऊपर है प्रदीप जी। सर अभी मुझे लगता है कि जब तक ना ये फिर से 160 के ऊपर नहीं जाएगा ना, इसमें कोई मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगर आप हो तो 130 थोड़ा लंबा है और बहुत वॉलेटाइल है, और उस दिन हमने कॉल भी दिया था और तुरंत एग्जिट करने के लिए भी बता दिया था। 152 के आसपास का आई थिंक हमने स्टॉप लॉस भी बताया था, 151 या तो 152 के आसपास कुछ ऐसा ही स्टॉप लॉस था। तो अभी तो फिलहाल देखिए मैं इसमें पॉजिटिव हूँ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट दिन ऊपर से हल्का हुआ था स्टॉक, सो 160 अगर नहीं क्रॉस करता है ना तो नेक्स्ट मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद IEX को लेकर के अच्छा एक शेयर पे लगातार क्वेरीज जो है आती रही हैं और अंबाला जी आपका व्यू पॉजिटिव रहा है इसको लेकर के, और वो है ग्रो। आज भी जो है इस गिरते बाजार में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी है यहाँ पर, और 161 ये लेवल ना तो ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा बीते, हालांकि बाजार भी कहीं नहीं जा रहा, क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? ग्रो में कुछ दम दिखाई दे रहा है यहाँ से करंट लेवल पे भी, लेकिन हाँ ये तो तय है कि अभी नीचे जाने के लिए बहुत तेज़ गिरावट के लिए तैयार नहीं है, वरना जितनी गिरावट रही है बाजार के अंदर बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर टूटे पर ग्रो होल्ड कर गया। तो देखिए ग्रो में जो नहीं है वो बने रह सकते हैं, और 130 रुपए का स्टॉप लॉस अपने आप को दीजिए, अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए दीजिए। उसके अगेंस्ट में आपको 185 से 210 240 तक के टारगेट दिख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस शुड बी देयर। अगर आपको 160 रुपए से लेकर के 30 रुपए का स्टॉप लॉस, मैं परसेंटेज बताऊंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा ताकि क्लैरिटी मिले कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लगभग 18% लॉस की बात कर रहे हैं कि अगर आप 18% लॉस ले सकते हो इस स्टॉक में आने के लिए, तो आपको लगभग यहाँ पर 15% यानी 185 का पहला टारगेट से लेकर के 240 विच इज लाइक 50% एट नेट, तो वहां तक का मूवमेंट आप कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में हो, उसके बिना नहीं। चलिए अयान मुखोपाध्याय जी कह रहे हैं कि प्रदीप जी को आजकल हुआ क्या है, आजकल कुछ खोए खोए से दिखाई देते हैं। अब ये सर आप पीछे नंबर लगा रखे हैं, वो उनसे ही पूछ लीजिएगा कि आजकल हुआ क्या है उनको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जो है टिप्पणी जो है देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स में जो है इस समय मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये टिप्पणी जो है ये सवाल जो है, लिंडे इंडिया थोड़ा सा महंगा है, मन्नापुरम फाइनेंस में 3.5% की तेज़ी है। मन्नापुरम फाइनेंस प्रदीप जी कैसे देखिए जरा, 295 के आसपास क्या लग रहा है, अभी कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, फ्राइडे हमने देखा था कि यहाँ पे ना लोअर सर्किट लग गया था, तो 10% नीचे था, 278 के आसपास का लो लगा के फिर से मार्केट बंद होते होते 5% रिकवर हुआ था। एंड इनफैक्ट उस दिन ही ये जो मोमेंटम आज आया है, सिग्नल आ गया था, क्योंकि आप अगर देखेंगे फ्राइडे मैं चेक कर रहा था, जो कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होता है, और कॉल जितने भी 290 का 285 के कॉल्स है सारे इंक्रीज होके बंद हुआ था। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 278 के आसपास का एक रिकवरी यहाँ से आया है, बेस बना है एक दो दिन का, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 278 280 में मेंटेन करना चाहिए, और अगर किसी के पास है बिल्कुल आप बने रहिए। अगेन आपको 315 320 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे, तो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का ही सलाह रहेगा इसमें। मन्नापुरम होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा एक चीज़ और अपडेट दे दें फटाफट जो है, आज का दिन काफ़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगरा के अंदर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हाँ, आगरा और इसके आसपास जो रहने वाली हमारी महिलाएं हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने, कमाई तथा निवेश और बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम एक स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आगरा में बाईपास रोड पर होटल लेमन ट्री में 12 जनवरी यानी कि आज दोपहर 12 बजे से, यानी कि अब से ठीक 1-1.25 घंटे के अंदर ही जो है हम अपना आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो मोबाइल पे देखते देखते हुए भी मैम जा सकती हैं, अगर कोई आगरा के आसपास हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा है और देख रहा है प्रोग्राम को। अगर आप आगरा इसके आसपास रहती हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस आगरा के होटल लेमन ट्री में दोपहर 12 बजे से पहले पहुंचना होगा। तो अभी करीब 1.25 घंटे हैं आपके पास
तो रेडी हो जाइए और पहुंचिए। अगर आप आगरा या फिर उसके आसपास हैं तो दोपहर 12 बजे इसके आसपास से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप वहां पर पहुंचिए। हमारी टीम आपका वहां पर इंतज़ार कर रही है। होटल लेमन ट्री होटल नियर सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज बाईपास रोड, खंडारी, आगरा के अंदर पहुंचिए आप लोग। चलिए आगे पहुंचते हैं और हम तब तक बाकी शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, और इस बीच मनापुरम फाइनेंस के बाद जरा बात कर लेते हैं। एमसीएक्स और बीएससी भी आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो पहले बीएससी आप देख लीजिए मैम, और एमसीएक्स प्रदीप जी आप देखिएगा क्या यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन पहले एमसीएक्स पे बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में मोमेंटम अभी फ़िलहाल के लिए हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और दोनों ही शेयरों में, मतलब बीएससी हो एमसीएक्स हो, एमसीएक्स भी लेकर के आ जाइए। एमसीएक्स करीब 2% ऊपर 2233 का भाव। मैम स्प्लिट होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम लगातार बना हुआ है और आज के इस गिरते बाजार में भी तेज़ी दिखा रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? मैं इस स्टॉक को लेकर के इन्वेस्टमेंट के मायने से पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलती हूँ, लेकिन करंट भाव पर अगर हमको सिर्फ महीने भर का कोई व्यू डिसाइड करना है तो ये मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रेड करना। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की नजर से आप थोड़ा बहुत पैसा 2200 के आसपास डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये पूछे कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस क्या लगता है एमसीएक्स में, तो अभी के हिसाब से मुझे वो लगभग 2050 का भाव लगता है, जो कि अगर हम 2-4 दिन वेट करें तो आ भी जाएगा। तो आप चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, मेरी सलाह में 2050 के आसपास खरीदे तो ज्यादा बेटर है। और ये स्टॉक ऐसे ही आगे चलते रहेंगे और स्प्लिट होते रहेंगे, क्योंकि एमसीएक्स इज समथिंग, देखिए धीरे धीरे कमोडिटी ट्रेडिंग का जो क्रेज है बोलिए या फिर अवेयरनेस बोलना चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों ने जो अभी बीएफएसआई जो किया था, जो इवेंट किया था आपने विपुल जी जी एंड जी अमर उजाला ने, जी। उसमें भी आप लोगों ने बहुत ही बहुत ओपन तरीके से कमोडिटी के बारे में बात की। तो इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं अवेयरनेस को बढ़ाते हैं कि इक्विटी ही नहीं है, मार्केट में और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसेट्स हैं जिनको ट्रेड किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं हेजिंग भी वो देते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए। तो एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में काम करता है और इसका क्रेज धीरे धीरे और बढ़ेगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता, और कमोडिटी समथिंग जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी 2050 के आसपास जरूर ढूंढिए, विद द टारगेट कि आपको कम से कम इसमें 2400 से लेकर के 2700 के टारगेट दिखे, और स्टॉप लॉस जो इसमें इन टारगेट्स के लिए मेंटेन करके चलेंगे वो 1900 रुपए का ही मात्र होगा। ये बात यहाँ पर एमसीएक्स पर है। बीएससी पे फटाफट टिप्पणी ले लेते हैं। बीएससी पे क्या व्यू होगा सर? सर बीएससी एमसीएक्स में मेरा दोनों काउंटर में ही आउटलुक पॉजिटिव ही है, और मुझे लगता है कि बीएससी करेंट जोन से बाई नहीं करना चाहिए। बीएससी एक बार अगर नीचे आता है 2550 2500 के रेंज पे, उस केस में आपको बाई करना चाहिए। बाकी अगर किसी के पास है, बने रहिए 3400 3300, उससे पहले बेचना ही नहीं है बीएससी। और एमसीएक्स में भी जिस तरीके से हमने कमोडिटी का प्राइस आप होते हुए दिखा है और कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे आप ट्रेंड में है, बने रहिए। 2450 2500 ऑन द वे बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, बने रहिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम अब थोड़ा सा भारत कोकिंग कोल को लेकर के जो आप उस समय बात कर रही थी ना, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप उस पर अपडेट दे दें तो वो भी इस सेगमेंट का हिस्सा रहे कि भारत कोकिंग कोल को लेकर के बहुत क्वेरीज है, और अभी तक जो है हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी जो देख रहे हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपका व्यू क्या है इसको लेकर के? देखिए इंडिया में स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल बहुत लगता है, और उसका जो मेजर रीजन है हाई जीसीबी होता है। जिनको जीसीबी नहीं पता है उनके लिए सिर्फ इतना ही कि आपका कोयला कितनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है और कितनी जल्दी राख बन सकता है, इसके बीच का ये डिफरेंस है। मैं कोल इंडस्ट्री में काम है अपना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बेटर आइडिया उसका। अच्छा, कोल इंडस्ट्री में भी आपका काम है? फैमिली। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है मैम। जी मैम, मतलब हर क्षेत्र के बारे में जानकारी है। जी मैम बताइए। ठीक है, तो इंडिया का लगभग 80% से ज्यादा जो कोकिंग कोल है वो इंपोर्ट होता है, और जो सब्सिडरी कोल इंडस्ट्री में या फिर इंडिया से जो उसको इंपोर्ट करते हैं वो भारत कोकिंग कोल इंडस्ट्री जो लिमिटेड है वही करती है। तो आई मीन टू से कि ये इंडस्ट्री की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखें कि क्या इसकी डिमांड फ्यूचर में कम होने जैसी लग रही है, नो, तो आप
डेफिनेटली जो प्राइस बैंड है, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, जो इसकी प्रोडक्शन जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें और साथ में बिकॉज ये ओएफएस है, तो क्या ओएफएस जैसे स्टॉक में भी आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर आपको पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है, पुराने लोगों को एग्जिट मिल रहा है, शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही है वैसे तो उस केस में भी क्योंकि इसका प्राइसमेंट बहुत अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जरूर डालना चाहिए। नाउ अगर आपको नहीं मिले, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आ सकता है इसमें, लेकिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो होल्ड करिएगा। इट इज गोइंग टू समथिंग लाइक इरेडा, एक बार का मूवमेंट, एनर्जी सेक्टर का ही स्टॉक है ये भी, तो कुछ मूवमेंट हमको यहाँ पर डाउन द लाइन 2 इयर्स बहुत बढ़िया मिल सकता है। तो अगर आपको आईपीओ मिले तो होल्ड करिएगा, लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग 20% से ज्यादा की हो रही है तो तुरंत जंपिंग मत करो। जैसे जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा चलेगा तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट में आपको दोबारा मौके मिल जाएंगे। महंगे पे मत खरीदिए, बट फिलहाल के लिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी गुड। ये प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, कंपनी की पोजीशनिंग अट्रैक्टिव है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री गुड है, एंड पीट्स जो होते हैं वो बहुत कम है, तो इन सब चीजों को लेकर के इट्स मस्ट अप्लाई। मस्ट अप्लाई है। 14 गुने से ज़्यादा अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, और इसमें कि अभी QIB हिस्सा जो है वो नहीं सब्सक्राइब हुआ है, तब भी जो है रिटेल हिस्सा ही करीब 14 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत तेज़ी के साथ जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या है, आपने देखा इसको? बिल्कुल, मेरा व्यू भी सर पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए, और लिस्टिंग गेन एटलीस्ट 40-50% तो होने ही वाला है, और जिस ज़्यादा तो बड़ा साइज भी नहीं है, ऑलमोस्ट एक आई थिंक 1070-75 करोड़ के आसपास की ओवरऑल, जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी जिस तरीके से 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, अभी भी 13 तारीख तक आई थिंक है, आज भी है, कल भी है। सो डेफिनेटली मस्ट अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे लिस्टिंग गेन का हाई पॉसिबिलिटीज है, एंड उसके बाद भी फॉर द लॉन्ग टर्म ही मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव ही है। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के, और इसके बाद कोल इंडिया पे भी बात हमारी हो ही गई है। इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले ग्रो पे बात हो गई, BSE पे बात हो गई, और एक कोई शेयर था जो कि मुझे लग रहा है कि मुझसे मिस हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं अगर उसको मुझे ध्यान में आ जाता तो बेहतर रहता, वरना ये सेगमेंट से वो मिस ना हो जाए। एक सर ज़रा टोरेंट पावर देख लीजिए सर, प्रदीप जी आप देखिए ज़रा, टोरेंट पावर में आज मजबूती देखने को मिल रही है, 1-1.25% के आसपास की। करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया वैल्यूएशंस में है, और मुझे लगता है कि आपको इसी जोन पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2014 के बाद कभी भी स्टॉक ने अपने मंथली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है, और अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। हमने जिस तरीके से देखा 2000 से करेक्शन होते होते स्टॉक ने सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 1240-50 के आसपास का, उसके बाद फिर से जो एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होगा, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1550 और 1600 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल करेंट जोन से भी एक अच्छा खासा बाइंग है। 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, हाँ, ये मैं कह रहा था कि एक चीज़ मिस हो रही थी मुझसे दिमाग से, वो है तेजस के भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, और रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हुए हैं। काफ़ी लोगों के सवाल भी थे, और ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी था, और वो मुझे परेशान कर रहा था मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फटाफट लेकर के आइए। और यहाँ पर रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि करीब 88% के आसपास की गिरावट रही है। प्रॉफिट में तो मतलब प्रॉफिट और एबिटा पॉजिटिव 260 करोड़ से सीधे जो है माइनस 239 करोड़ हो गया है। 165 करोड़ के मतलब मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने 196 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, और आज तेजस का साजा तेज जो है वो ज़मीन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11% की पिटाई यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब कोई गुंजाइश बची है क्या एक महीने में 22.5% करेक्ट होने के बाद? मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तेजस को भी खरीदना नहीं चाहिए। मैं सुबह भी हर्ष जी थे तब भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ। इस स्टॉक को लेकर के 320 इस स्टॉक को लेकर के जो मेरा व्यू यहाँ पर बना तो 320 के आसपास ही आ सकता है, 320, 330, 270 पर है अभी, तो थोड़ा सा और वेट करिए। और सिर्फ ट्रेड करना है, इट इज नॉट समथिंग कि आपको पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है ये। आप
200 320-30 के आसपास आए तो आप टेक्निकल ट्रेड करके लगभग 200 370 से लेकर के 415 के टारगेट को चेस करके छोड़ दीजिएगा। स्टॉप लॉस इसमें 300 का मेंटेन करके। तो आप चाहें तो जीटीटी वगैरह लगा सकते हैं। जब भी ये नंबर्स आए आप वहां पर एक ट्रेड प्लान जरूर कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग रियली नॉट फॉर दिस पोर्टफोलियो काइंड ऑफ दिस स्टॉक इज नॉट समथिंग फॉर पोर्टफोलियो। सो आप पोर्टफोलियो के प्रोस्पेक्ट से इसको ना देखें। प्रदीप जी का समय हो चुका है। प्रदीप जी जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर के साथ साथ आपका कोई व्यू है सर इस पर? क्या करें, जो इस बार लॉस बुक कर लें क्या? जी देखिए चार्ट सर अभी भी स्ट्रक्चर खराब ही है कंटिन्यूअसली। जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट रिसेंटली 430 440 के आसपास भी जो पे सपोर्ट था, एंड लगातार अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट ऑलमोस्ट लास्ट एक साल से कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। तो सर यहाँ पे दूर दूर तक मैं सपोर्ट देख नहीं पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको यहाँ पे 335 315 के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार तो मेरे हिसाब से एग्जिट ही करना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऐसे ही राय हम कुछ क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय महत्वपूर्ण देने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैम एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सुमित जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल सर, माय फेवरेट अंबाला मैम और प्रदीप सर, और नमस्कार, और बहुत सारी इमोजीज इन्होंने भेजी है। कह रहे स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ में एक साल में 5,066% का रिटर्न दिया है, प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए। तो इसी सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि लास्ट क्वार्टर स्वान डिफेंस पे एक जरा कमेंट आपका हो जाए। आप इसने दिया तो है लेकिन ये मिलता भी है किसी को, सर्किट वाला स्टॉक है ये। तो आप देख लीजिए, मतलब दिस इज नॉट टू बी इन पोर्टफोलियो में आया नहीं पाएगा। आप चाहें तो आप 5% लोअर वगैरह के सर्किट प्राइस लगा के रखें, जब मिल जाए तो ठीक है, लेकिन सालों साल रखने वाला स्टॉक रहेगा फिर। लेकिन उसको चाल देखो, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, फंस जाएंगे आप। रहने दीजिए सर, अवॉइड कीजिए, मतलब ऐसा ना हो जाए कि गले की माला बन करके पड़ गया है, ना निकलते बन रहा है ना बाहर। देखिए जरा जो है 5 दिन के अंदर 1500 सर्किट पे सर्किट, क्या खरीदेंगे आप, कहाँ खरीदेंगे बताइए? तो फिर मतलब क्या करना, क्या अगर आपके पास है तो अगर आपका, अच्छा मैम जिन्होंने पकड़ रखा है वो क्या करें? मान लीजिए अगर कल्पना करें कि इनके पास पड़ा हुआ है। जी जब भी है, बस इसमें इस तरह के स्टॉक में एक स्ट्रेटेजी होती है विपुल जी, कि अगर आप इलिक्विड स्टॉक में आ भी गए हैं ना, तो 10% लोअर सर्किट पर अपना हमेशा एक प्रोटेक्शन गार्ड लगा करके जरूर रखें। वो होता है आपका स्टॉप लॉस। जिस दिन भी मार्केट खुले, आप हर बार तो ट्रैक नहीं कर सकते उसको, लेकिन अगर आप ट्रैक करते हैं, आपने लिया है ऐसा स्टॉक, तो आप ट्रैक करना चाहिए। तो उसमें आप हर 10% के, जो भी इसका सर्किट रेंज है 5% का, इसमें तो आप 10% का रखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। तो इस तरह से आप उन स्टॉक्स को रख सकते हैं, ताकि कभी भी कुछ बड़ा होता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको बड़ी कैलकुलेटिव वे में 5% के ही प्राइस लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई प्राइस आया और क्योंकि इसमें ट्रेड ही नहीं होते, आई मीन टू से वेरी लिक्विड। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप हमेशा यूज करके चले इन स्टॉक्स में। और रही बात टारगेट, तो टारगेट के लिए नहीं, चलने दो, ऐसा है। ये बात जो है निकल के आई है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त, और कोशिश करेंगे अब से ठीक 27 मिनट बाद 11:30 पर आपके लिए सेगमेंट हम उपलब्ध करा सकें। तो इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं।